स्वागत है बच्चों आपका मेरिटोरियस टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसकी विशेषता, इन सबों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पर थे। रासायनिक समीकरण में हमने क्या सीखा था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि जैसे H2 और Cl2 है, यह अभिक्रिया करके क्या बना लेता है 2HCl। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन को यहां हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दोनों जब परस्पर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसको हम डिटेल से नहीं लिख करके क्या किए, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। यही क्या हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर हमने इसको बैलेंस करने का तरीका आपको बताया था। बैलेंस करने में क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, जल का। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसको चेक कीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तरफ LHS और एक तरफ RHS लिख देते हैं। उसके बाद जो तत्व दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। यही उत्पाद यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से करेगा वही उधर भी बनेगा। तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। तब हमने आपको बताया था कि चेक कीजिए कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बराबर है, जबकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हमने आपको बताया था क्या कहना है, असंतुलित समीकरण कहना है। क्या कहना है, असंतुलित समीकरण। तब हमने आपको बताया कि इसको क्या किया जाता है, रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत असंतुलित समीकरण को नहीं लिखा जाता है। क्यों? तो ऐसा करना द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, उल्लंघन करना है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, तो जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया था कि संतुलित किया जाता है, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अनुमान विधि। तब अनुमान लगाते हैं कि सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखना है कि यदि कभी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जब आ जाए तो सबसे पहले उसको बैलेंस कीजिए। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, RHS की ओर 1 है, LHS की ओर 1 है। तो उस दिन की कक्षा, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा डिटेल्स से, यदि अगर 3 नंबर एग्जाम में अगर 3 नंबर में पूछ दे तो इसके लिए हम बड़ा सा मेथड लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यदि यह 1 नंबर में पूछे, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में 1 नंबर में आ जाए, तब क्या करना है, तो देखिए ऑक्सीजन कितनी है, इधर 1 है, इधर 2 है। तो यहाँ पे भी आपको 2 पूरा करना है, RHS की ओर भी 2 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, आपको कंडीशन बताए थे कि आप पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। इंटरफेयर सिर्फ कहां होगा, तो आगे में। तो आगे में अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो लिख देते हैं हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन तो LHS की ओर देखते तो ऑक्सीजन 2 ही है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे में 2 लगा देंगे, इधर भी क्या हो जाएगा 4। तो समीकरण हमारा क्या हो गया, लास्ट में लिख देंगे समीकरण संतुलित हुआ। क्या लिख देना, समीकरण संतुलित। एक बार में देख करके दोनों तरफ क्या करेंगे, मन में बैठा लेंगे कि यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। तब बारी बारी से क्या करेंगे, मन में बैलेंस कर लेंगे और उतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग समीकरण को संतुलित करना सीख लिए होंगे। एक बुक आता है रसायन की भाषा, जो कि विद्यासागर और उपहार में भी आता है, तो उसको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला
पॉइंट जो आता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है, जिसे हम देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहला होता है संयोजन या संश्लेषण। पहला अभिक्रिया का क्या नाम है? संयोजन या संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण। तो संयोजन या संश्लेषण में होता क्या है? संयोजन या संश्लेषण में होता क्या है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, संयोजन। इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? संयोजन। संयोजन का अर्थ जो होता है वह जुड़ना होता है। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद क्या हुआ कि कोई मिल गया, तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छा संयोग है कि आज हम मिले। संयोग है, संयोग है, अर्थ लगाइए, संयोग है कि हम मिले। क्या हो रहा है? मिलना। तो इस अभिक्रिया में जो होगा वह दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से कोई नया पदार्थ बनेगा। संयोजन का मतलब क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिल जाना। संयोजन का अर्थ होता है मिलना। तो इस अभिक्रिया का परिभाषा हम क्या निकाल सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, दो या दो से, ध्यान में रखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोल रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, संयोग करेगा, परस्पर संयोग करके, मतलब या तो खुद हुआ खुद होगा। जैसे में हम मान लेते हैं कि पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से क्या हो? बिल्कुल भिन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे उदाहरण में देखना है कि यहां पे हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन। यहां पे क्या हुआ? दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये क्या हुआ? दोनों परस्पर अभिक्रिया किया। दोनों परस्पर क्या किया? अभिक्रिया किया, तो जल का निर्माण कर लिया। तो अभिक्रिया यहां पे क्या हो रहा है? दो तत्व क्या कर रहा है? दो तत्व अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। और आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ये एक ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन का भी क्या होता है? गुण अलग होता है। हमने आपको परिभाषा में क्या बता रहा हूं मैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से क्या होता है? भिन्न होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे क्या है? हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है, दोनों परस्पर अभिक्रिया कर लिया तो क्या बना लिया? जल। इसका गुण इसके गुणों से क्या हो गया? बिल्कुल भिन्न हो गया। तो ये तो हो गया तत्व और तत्व के बीच। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो HCl बनाएगा। हाइड्रोजन का गुण अलग है, क्लोरीन का गुण अलग है। क्लोरीन का उपयोग आप लोग जानते हैं कि पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है, और इसका गुण क्या होता है? अलग हो जाता है। ये हमारे पेट में भी पाया जाता है, HCl। तो दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है, लेकिन जब पदार्थ एक नया बना तो उसका गुण क्या हो गया? मूल पदार्थ के गुणों से क्या हो गया? बिल्कुल भिन्न हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही पदार्थ संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो ऐसी समीकरण आपको कहीं पे दिया रहे तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहिएगा? संयोजन या संश्लेषण। संश्लेषण का अंग्रेजी में कहा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। फिर अब ये तो तत्व और तत्व के बीच हो गया, तत्व और यौगिक के बीच देखते हैं कि कैसे तत्व और यौगिक परस्पर संयोग करते हैं। तो देखना है
मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, ये यौगिक है, ये तत्व है, और दोनों अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका गुण अलग है, ऑक्सीजन का भी गुण अलग है, और ये क्या हो गया, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण कर लिया। यहाँ पे दो पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया आपका तत्व और यौगिक। अब देखते हैं यौगिक और यौगिक के बीच। तो यौगिक और यौगिक के बीच समझने के लिए देखिएगा, यहाँ पे हम ले लिए कली चूना, इसको बिनबुझा चूना भी कहा जाता है। जब इस पर क्या किए, जल छिड़के, मतलब जल डाले, तो जब जल डालेंगे, जैसे आप लोग घर की पोताई के लिए ये चूना लाते हैं मार्केट से, तो उसका सूत्र होता है ये कली चूना, इसको कहा जाता है। और इसका रसायन शास्त्र में क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब जल से अभिक्रिया का मतलब जब जल में इसको डाला जाता है तो यह जो है भखड़ा चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, भखड़ा चूना, जिसका सूत्र क्या होता है, CN2H का पॉल्टोएस। तो संयोजन अभिक्रिया में याद रखना है कि दो भिन्न गुण वाले पदार्थ परस्पर संयोग करके अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का, क्या बोल रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो देखिएगा जब दो भिन्न पदार्थ जुट रहा है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है वियोजन। दूसरा अभिक्रिया जो होता है वह होता है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। संयोजन में हमने देखा कि दो पदार्थ क्या हो रहे, परस्पर मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जस्ट इसके विपरीत चलिए, यहां पे क्या होगा, एक बड़ा पदार्थ वियोजन मतलब बिछुड़ जाना, टूटना। वियोजन का अर्थ, संयोजन का अर्थ जुटना और वियोजन का अर्थ टूटना। या वियोजन में आपको समझने में और दिक्कत है तो यहाँ अपघटन, अपघटन के बारे में तो सुने होंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, तो वही बात। तो संयोजन में हमने देखा कि दो भिन्न पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं और एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं होगी। इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, तो वियोजन का अर्थ हमने आपको क्या होता है, टूटना। तो इसमें एक वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन। क्या याद रखना है, एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाए या पदार्थों में बढ़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डिकम्पोजिशन इसका अंग्रेजी होता है। तो देखना है वियोजन, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा सा टुकड़ा है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, इसको आप खड़िया भी कह सकते हैं, इसको आप संगमरमर भी कह सकते हैं। तो इसको जब गर्म किया जाता है तो आपको क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में ये कम चांस है कि यहाँ पे लिखा हुआ मिले। गर्म का क्या करेगा, सिंबल दे देगा, ये त्रिभुज का, ये गर्म करने की ताप का निशानी होता है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। क्या हुआ, एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया। और जब आपको ऐसा रिएक्शन कहीं भी देखने को मिले तब आप समझ जाइए कि यह रिएक्शन कैसा, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन या अपघटन का। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप अपने मन से भी परिभाषा बना सकते हैं कि एक बड़ा पदार्थ या जब एक बड़ा पदार्थ गर्म करने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है
KClO3। अब कहिएगा 2 क्यों लगाए, तो आपको पिछली कक्षा में और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये 2 जो आगे लगाया गया है ये बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। ये क्या हो जाएगा 2KCl, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2KCl और प्लस में 3O2। क्या हो जाएगा प्लस में 3O2। अब देखिए ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं, पोटेशियम 2 है तो यहां भी पोटेशियम 2, क्योंकि आगे में जिसके साथ रहेगा सबके साथ गुना हो जाता है। क्लोरीन 2, Cl जो होता है क्लोरीन का, क्लोरीन भी 2। अब ऑक्सीजन 3 यहां पे है और 2 आगे में लगा, 3 दूनी 6, यहां भी क्या है 3 दूनी 6। अब कहेगा यहां पे 3 है, यहां पे आप क्यों नहीं लिखे, तो यहां पे क्या है एक यौगिक के रूप में है, तब O3 लिखा जा सकता है। लेकिन जब अकेला रहे तो ये O3 जो होता है ऑक्सीजन का सूत्र नहीं होगा, यह जो संकेत नहीं होगा, यह O3 ओजोन का सूत्र हो जाता है। किसका सूत्र हो जाता है, ओजोन का, इसलिए O3 यहां पे नहीं लिखा गया। तो वियोजन में संयोजन में जुटेगा, वियोजन में क्या होगा टूटेगा, एक बड़ा टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाएगा। आशा करते हैं ये समीकरण भी, अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं वैद्युत अपघटन। अगला अभिक्रिया आता है वैद्युत अपघटन। देखिए नाम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में, यहां पे नाम में क्या है अपघटन, मतलब हमने आपको बताया टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है टूटना, और वैद्युत मतलब जब विद्युत धारा वहां पे गर्म कर रहे थे तब टूट रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब एक बड़ा सा यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बटेगा, क्योंकि नाम ही है वैद्युत अपघटन। अब समझना है समीकरण में हम कैसे समझेंगे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, तो इसको भी समझने का आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्या यह सभी अभिक्रियाओं में ऐसा होता है, तो नहीं। धातु के कुछ ऑक्साइड या क्लोराइड, धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे और क्लोराइड होंगे जिसको तोड़ने के लिए, जिसको विघटित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु होता है उसका क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। जब इस पे धारा प्रवाहित की जाती है, धारा मतलब विद्युत धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, जब सोडियम क्लोराइड पे धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, ये सोडियम जो है कैथोड पे चला जाता है, और कैथोड का चार्ज कैसा होता है निगेटिव। कैथोड का चार्ज कैसा होता है निगेटिव, मतलब ये जो होता है कैथोड जो होता है वह ऋणात्मक होता है, और आप लोग जानते हैं धातु जो होता है क्या होता है धनात्मक, तो ये कहां चला जाएगा कैथोड की ओर। और ये क्लोरीन जो है Cl2 जो है, या क्लोरीन क्या होता है निगेटिव, यहाँ पे चार्ज भी दे देते हैं, और ये हमारा कहां चला जाएगा एनोड पे। मतलब जब सोडियम क्लोराइड पे धारा प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम कहां चला जाएगा कैथोड पे, मतलब ऋण आवेश की ओर वो चला जाएगा, और क्लोरीन कहां चला जाएगा एनोड में धन आवेश की ओर। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसके। तो आशा करते हैं कि ये भी आप वैद्युत अपघटन भी समझ गए। वैद्युत अपघटन में क्या होता है, तो यह सभी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, धातु के कुछ ऐसे ऑक्साइड एवं क्लोराइड के लिए ही उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का उदाहरण हमने लिया, और जब इस पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कैथोड पे चला जाता है और क्लोरीन जो है वह एनोड पे चला जाता है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग अगले रासायनिक अभिक्रिया पे चलते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब ये एकल
इसका अंग्रेजी क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए होता क्या है, आप लोग गांव भर में सुने होंगे कि कहीं अगर झगड़ा हुआ तो कोई 5 आदमी से है और कोई 10 आदमी है, तो आप बताइए कि कौन जीतेगा? आप कहिएगा कि 10 आदमी वाला, आप कहिएगा 10 आदमी वाला। क्यों जीता? क्योंकि उसके पास क्या है? पावर है, उसके पास पावर है, मतलब उसके पास जो है संख्या ज्यादा था, इसलिए उसने क्या किया? 5 आदमी वाला को हरा दिया। उसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो जिसमें एक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके संपन्न होने में एक क्रियाशील तत्व जो है किसी यौगिक में उपस्थित, मतलब झुंड है, उसमें से क्या करेगा? अपने से कमजोर मतलब कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि जब लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? कॉपर सल्फेट से। लोहा की अभिक्रिया, मान लीजिए यहां पे 2 मित्र है, वह क्या कर रहा है? जा रहा है, और ये मित्र जो है, ये मित्र इसका भी मित्र था, लेकिन हुआ क्या कि कुछ मतभेद के कारण ये दोनों मिल गया और इसको क्या कर दिया? अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये क्या है? पावरफुल है, ये इससे क्या है? पावरफुल है, इसको बर्दाश्त नहीं हुई। कोई भी अपना हार क्या करेगा? जब पावर वाला रहेगा तो अपना हार बर्दाश्त नहीं करेगा, वह कोशिश करते रहा, जबकि ये तो इसका दोस्त था, आसानी से मिल सकता था। यह अपना पावर का उपयोग करते करते क्या किया? फिर इसको अपने और आकर्षित कर लिया और इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। मतलब इसमें जो है लोहा जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या करता है? फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? फेरस सल्फेट का, और कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो एकल विस्थापन में क्या होता है? एक क्रियाशील तत्व जो है किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब विलयन से हटा देता है। यहां पे इसका रंग क्या होगा? नीला। कैसा रंग था? नीला, और बदल कैसा गया? हरा में। एक और उदाहरण देखते हैं। जिंक की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन सल्फेट से कराई गई, किसके साथ कराई गई? हाइड्रोजन सल्फेट से। यह क्या करता है? ZnSO4 का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? ZnSO4 का, और हाइड्रोजन को क्या कर देता है? विस्थापित। और यहाँ पे एक देख सकते हैं कि गैस बनने की जानकारी भी दी जा रही है। तो आशा करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब 2-3 ऐसे अभिक्रिया बचे हैं जो हम अगली क्लास में आपको बता देंगे। आशा करते हैं कि इतना तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।